एलिप्स की इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल्स x और y में एक साथ काम करना होता है। अब यदि मैं इन दोनों वेरिएबल्स को, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करूं कि फाइनली जो कोऑर्डिनेट्स आए वो हमेशा ही एलिप्स की इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करें, तो जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे बच्चों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यानी कि प्राचलिक निर्देशांक। जैसे हम एलिप्स की बच्चों अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लें x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। अब यदि मैं यहाँ पर x की जगह पर a cos थीटा और y की जगह पर यदि बच्चों मैं b sin थीटा रखूं तो LHS क्या मिलती है? LHS मिलेगी साहब x का स्क्वायर यानी कि a cos थीटा का स्क्वायर अपॉन a² और फिर साथ में y का स्क्वायर यानी कि b sin थीटा का स्क्वायर और अपॉन में बच्चों b²। अभी क्या होगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा cos² थीटा। ऐसे ही b² से b² कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा sin² थीटा। और cos² थीटा प्लस sin² थीटा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा होता है 1 और जो कि होता है बच्चों RHS के बराबर। सो आई कैन से कि a cos थीटा और a sin थीटा हमेशा ही इस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मेरा फायदा इससे ये होगा साहब कि कहाँ मुझे दो वेरिएबल्स x और y में काम करना पड़ रहा था और अब मुझे साहब केवल एक ही वेरिएबल थीटा में काम करना होगा। बच्चों जब हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके ऐसे लिखते हैं तो कुछ लोगों के जहन में आता है कि सर यदि मैं x की जगह पर a sin थीटा और y की जगह पर यदि मैं b cos थीटा रखूं तो भी तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई आप रख कर देखिए, LHS में आपने रखा x की जगह a sin थीटा तो आप स्क्वायर कर देंगे a² sin² थीटा और अपॉन में a² और इसी तरह से यहाँ पर b² cos² थीटा और अपॉन में b² और यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और फाइनली sin² थीटा प्लस cos² थीटा विल बी रिड्यूस टू 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये भी तो सही है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को मैं अगर a sin थीटा b cos थीटा लिखता हूं तो भी वो हमेशा ही उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इररिलेवेंट कि थीटा की वैल्यू क्या है। लेकिन जब मैं ये लिखता हूं बच्चों तो इसका एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी है और वो क्या है वो मैं बताता हूं, पर पहले आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये लिख लीजिएगा, ऐसा चाहे वो भी लिख लीजिएगा। अब हम समझते हैं बच्चों इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पर थीटा का मतलब क्या है। भाई ऑफ कोर्स जो तीसरा वेरिएबल होता है उसे पैरामीटर कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। अब यदि मैं बच्चों इस थीटा का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताऊं तो वो जरा समझिएगा। ये रहा आपका एलिप्स, ये रहा बच्चों एलिप्स जो आपको इक्वेशन दे रखी है। उस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, माइनर एक्सिस में वाई एक्सिस ही हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ पर इसका सेंटर जो है वो है ओरिजिन 0 0 और ये जो लेंथ है बच्चों ये आप जानते हैं दिस लेंथ इज इक्वल टू a और यहां तक की ये जो लेंथ है बच्चों वो है b। भाई यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है a। भाई ये मेजर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज उसके एंड्स होते हैं। अब यदि मैं क्या करता हूं, जो एलिप्स का सेंटर था, एलिप्स के सेंटर को ही सेंटर मानते हुए ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, इसको रेडियस मानते हुए यदि बच्चों में यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूं, इससे बच्चों मैं एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। कैसा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, टेकिंग सेंटर ऑफ एलिप्स एज सेंटर एंड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एज रेडियस। यदि मैं इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इस सर्कल की इक्वेशन होगी x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। अब बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 0 0 और सर्कल की रेडियस क्या है a। आई रिपीट बच्चों, मेरे पास में जो एलिप्स था मैंने उसके सेंटर को सेंटर और इसकी सेमी मेजर एक्सिस को जो कि मैं a लेकर चल रहा हूँ। आप a अगर सेमी मेजर एक्सिस a है तो फिर बच्चों उस हिसाब से सर्कल ऐसा बन जाएगा और अगर सेमी मेजर एक्सिस b होती तो फिर आप यहाँ पर मेजर एक्सिस आती और यहाँ पर माइनर एक्सिस आती। एनीवेज सो आपने लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस को बच्चों रेडियस मानकर अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया तो यहाँ जो है सर्कल की इक्वेशन ये आएगी। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है मैं वो समझा रहा हूँ। अभी थीटा का मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पर ये जैसे पॉइंट है मान लीजिए P, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं बोलता हूँ a cos थीटा b sin थीटा। भाई इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने लिखा a cos थीटा b sin थीटा। अब मैं जैसे ये कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ और मैं पूछता हूँ साहब यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है, बोले सर मैं बताऊँ, बोले बता बेटा।
सर यहाँ पर थीटा का मतलब यह है कि जब आप इस पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन करोगे तो सर ये जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा। शायद आप लोगों के जहन में ये बात आई होगी, सर्कल में आप लोगों ने देखा है, तो वही चीज आप दिमाग लगाएंगे, अरे सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा है। सर एक छोटी सी बात है, सर आप इस पॉइंट को सर्कल के एलिप्स के सेंटर से ज्वाइन कर दो तो ये जो आपके पास में आएगा वो डिस्टेंस, वो जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम बोलेंगे थीटा। नहीं, अगर आपके जहन में ये है तो ये नहीं है बच्चों, ये लिख लीजिएगा और उसके बाद में क्रॉस कर दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि थीटा का मतलब ये नहीं होता। थीटा का मतलब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, आप बोल रहे हो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा b sin थीटा, तो थीटा का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। आप एक काम कीजिए बच्चों, आप यहां पर इस पॉइंट P से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कीजिए। आप इस पॉइंट से जो एलिप्स है उसकी एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया और ये परपेंडिकुलर सपोज कीजिए सर्कल को किसी पॉइंट Q पर मिलता है। आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया बच्चों, कहां से, उस पॉइंट से एलिप्स की मेजर एक्सिस पर आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया और सपोज कीजिए उस एल्टीट्यूड ने एलिप्स को उस एल्टीट्यूड ने सर्कल को पॉइंट Q पे कट किया। सो यहां पर बच्चों अगर आप इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट Q को जो सर्कल की सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट था उसे अगर आपने सर्कल की सेंटर से ज्वाइन किया बच्चों, तो अगर ये एंगल बनता है थीटा, तो आप बड़ी सरलता से प्रूव कर सकते हो कि Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे a cos थीटा a sin थीटा। भाई हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सर्कल में आप लोग देख चुके हो। भाई ये रहा आपके पास में, ये अगर ध्यान दें तो सर्कल की रेडियस को मैं a मान लेता हूं, ये थीटा, तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस से ये क्या हो जाएगा साहब, a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा a sin थीटा। तो उस बेसिस पर क्या आया, उस बेसिस पर आया बच्चों Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, a cos थीटा। भाई Q का x कोऑर्डिनेट तो आ गया a cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, a sin थीटा। और मैं काम करता हूं सर्कल की इक्वेशन को यहां से हटाकर यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा कंजस्टेड मामला हो रहा था वहां पर भैया। ये लीजिए आपके पास में बच्चों, तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। अब आपने क्या करा, अब x कोऑर्डिनेट जो है भाई चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इसलिए जो Q का x कोऑर्डिनेट होगा वही x कोऑर्डिनेट बच्चों P का भी होगा। सो अगर आप x की जगह पर a cos थीटा रख देते हैं, यदि आप x की जगह पर a cos थीटा रख देते हैं और y निकालना चाहते हैं तो आप y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर लेंगे बच्चों। और इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, इत्मीनान से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो भैया हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है, और उस बेसिस पर y अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। सच प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, चलिए मैं प्लस माइनस दोनों ले लेता हूं साहब, ये लीजिए। और फिर इससे y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्लस माइनस बी साइन थीटा। अब अगर वो पॉइंट ऊपर की तरफ है तो प्लस बी साइन थीटा और नीचे की तरफ है तो माइनस बी साइन थीटा। तो दैट इज बेसिकली थीटा जो है बच्चों, वो थीटा कहां पर एंगल बन रहा है। हम लोग भाई मैंने बोला जब a cos थीटा b sin थीटा, तो अधिकतर लोगों के जहन में यही आता है सर कि आपने जब इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया तो ये एंगल थीटा है। ना भाई ना, आप क्या कीजिए, आप जिस पॉइंट के लिए भाई थीटा आप जिसके लिए बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट के आपने बोला कोऑर्डिनेट्स पी के a cos थीटा b sin थीटा है, उससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, भाई आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो Q के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल सकते हैं आप लोग बड़ी सरलता से। भैया ये डिस्टेंस a थी, भाई सर्कल की रेडियस a थी, तो ये a cos थीटा आ जाएगा, ये a sin थीटा। तो बाई चांस Q और P के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, सो दैट आपके पास में बच्चों इनके y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और उस बेसिस पर जो है, सो थीटा किस पे एंगल आ रहा है बच्चों, थीटा जो है वो एलिप्स पर नहीं आ रहा, थीटा आ रहा है बच्चों किस पर, सर्कल पर। और ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया बच्चों, इस पर्टिकुलर सर्कल को हम लोग यहां पर कहा करते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल। दिस सर्कल इज नोन एज बच्चों ऑक्सिलियरी सर्कल। ये ऑक्सिलियरी सर्कल इसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुझको नहीं पता। और ये जो थीटा एंगल बन रहा है बच्चों, इस थीटा एंगल को एज सच हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं क्योंकि आपने तीसरे वेरिएबल से रिलेट कर दिया। अदरवाइज ये जो थीटा यहाँ पर लिखा है बच्चों, इससे हम लोग एक्सेंट्रिक एंगल भी कहा करते हैं, उत्केंद्रित कोण इसे हिंदी में कहा जाता है। तो होप आपको थीटा समझ में आया बच्चों। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इफ सेंटर ऑफ एलिप्स इज टेकन एज द सेंटर
of circle and length of semi major axis as the radius of the circle and now a circle is drawn, तो वो जो सर्कल होता है बच्चों उसे ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। और ऑक्सिलरी सर्कल की पेरीफेरी पर उसके सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट को आपने सेंटर से ज्वाइन किया तो जिसे आप बोलते हो रेडियस वेक्टर। इस रेडियस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उस एंगल को हम लोग कह रहे हैं बच्चों थीटा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा आएंगे। और जब ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, पर यहाँ पर ऐसा एक सिस्टम नहीं मिल पा रहा था जो सिस्टम हमको यहाँ मिल रहा है। भाई हमको यहाँ पर थीटा का कुछ सिग्निफिकेंस भी आ गया, हालांकि थीटा का सिग्निफिकेंस वहाँ पर भी आ जाएगा अगर आप कोऑर्डिनेट्स को ए साइन थीटा बी कॉस थीटा लेते हो। अगर आप थीटा अभी अगर आप बच्चों एलिस पर जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ए साइन थीटा बी कॉस थीटा लेते हो तो वहाँ थीटा का मतलब होगा बच्चों एंगल विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर आपने मान लीजिए ऐसा कुछ लिया थीटा डैश, तो यहाँ पर थीटा डैश का मतलब क्या होगा एंगल विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जनरली हम लोग जो कंफर्टेबल होते हैं वो विद एक्स एक्सिस होते हैं, इसीलिए हम लोग ये वाले कोऑर्डिनेट्स को ना लेते हुए ये वाले। मैं फिर बोल रहा हूँ सेटिस्फाई वो कर रहे हैं, इसमें दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती साहब कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान हमें ये कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने आ जाएं या हमें ये लेने भी पड़ जाएं, लेकिन यहाँ एक्चुअली थीटा का बेसिकली मतलब है बच्चों की एंगल मेड बाय दैट रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर कहाँ पर लेना है ऑक्सिलरी सर्कल पर। वो जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा बच्चों उससे आप बोलेंगे थीटा, जिसे आप एक्सेंट्रिक एंगल या पैरामीटर भी कहते हैं, बिकॉज यू पीपल हैव रिलेटेड एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बाय थर्ड वेरिएबल थीटा। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एंड व्हाट अबाउट थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर। एंड रेडियस वेक्टर किसका बच्चों? ऑक्सिलरी सर्कल पर उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। जैसे पी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर आपको क्यू नजर आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब जो दो पॉइंट्स ऐसे जो कि एक ही एल्टीट्यूड पर लाई कर रहे हो। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए साहब, तो ये हमारे पास में प्राचलिक निर्देशांक हो गए जो हमें कंठस्थ रखना बच्चों। अब यहाँ पर जो है एक बात आपको मैं लगे हाथों बता दूं कि जो थीटा है बच्चों उसकी वैल्यू जो है दैट वुड लाई समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई। वो 0 और 2 पाई के बीच, या यूं कहा जाए कि 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं होगा। थीटा की वैल्यू जो होगी बच्चों वो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं होगी। एक बात, जैसे पर्टिकुलरली अगर आप पॉइंट ए की बात करेंगे तो ए के लिए बच्चों थीटा की वैल्यू 0 होगी। आप स्वाभाविक बात है, ये देखिए एलिप्स को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ये लीजिए। अभी यहाँ पर आपके पास में यदि मैं पॉइंट ए की ही बात करूँगा तो पॉइंट ए पर थीटा 0 हो जाएगा। यदि मैं पॉइंट बी की बात करूँगा सो पॉइंट बी जो है बच्चों उसके लिए थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2 या फिर 90 डिग्री। और यदि मैं ए डैश की बात करता हूँ तो थीटा कुछ ऐसा हो जाएगा। और पॉइंट ए डैश के लिए थीटा की वैल्यू पाई या फिर 180 डिग्री। और यदि मैं बी डैश की बात करता हूं बच्चों तो थीटा की वैल्यू जो है वो 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। भाई इस केस में थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 270 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा में लाई समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस पर हम लोग कुछ छोटी छोटी सी बातें देख लेते हैं। चलिए साहब, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स लेते हैं। जैसे हम लोग पैराबोला में कहते थे कि पैराबोला पर कोई पॉइंट टी है, तो जैसे ही मैं बोलता था पैराबोला पर कोई पॉइंट टी है, खट से दिमाग में घंटी बजती थी, बाबा कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं सर 80² 280 बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि एलिस पर कोई पॉइंट थीटा है तो खट से घंटी बजना चाहिए कि कोई पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा b sin थीटा। तो चलिए साहब, यहाँ पर आपके पास में एक एलिप्स है, ये रहा एक एलिप्स बच्चों, और इस पर कोई दो पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा b sin थीटा। भाई मैंने एलिप्स पर कोई दो पॉइंट लिए, a cos थीटा और b sin थीटा, दो कोऑर्डिनेट्स के लिए, वो तो एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और कोई दूसरा पॉइंट आपके पास में है साहब, आपके पास में कोई दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा 2 और b sin थीटा 2। ये आपको बच्चों इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स और फिर दूसरे। इस तरह से ऑब्वियसली पहले वाले पॉइंट का पैरामीटर थीटा 1 है, मतलब पहले वाले पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल थीटा 1 है, और दूसरे वाले पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल या पैरामीटर थीटा 2 है। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन साहब y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और y2 ये रहा माइनस y1 ये रहा अपॉन x2 वो ये रहा और x1 ये रहा।
बच्चों किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन जो होगी वो कुछ ऐसी ही होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग joining two points बच्चों, y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, well and good। और उसके बाद में क्या होगा साहब, y minus b sin थीटा 1, ये कुछ, और न्यूमरेटर में से b कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से a कॉमन आ रहा है। और फिर sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन 2 और cos थीटा 2 प्लस थीटा 1 अपॉन 2। और डिनोमिनेटर में बच्चों cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 sin c माइनस d, उल्टा चलते हैं बच्चों इसमें, एक्चुअली आपको ध्यान हो। और यहाँ पर आएगा क्या, sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 होल अपॉन 2, ये कुछ आएगा। और रही बात बच्चों इसकी, तो ये तो साहब कोई छेड़खानी नहीं करूंगा मैं, जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दूंगा। भाई आप देखिए, न्यूमरेटर में से पहले तो आपने b कॉमन निकाल दिया, डिनोमिनेटर में से पहले आपने a कॉमन निकाल दिया, और साइन a c माइनस साइन d की आइडेंटिटी होती है बच्चों 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2। डिनोमिनेटर में बच्चों अगर आपके पास में क्या है, यदि आपके पास में है cos c माइनस cos d तो वो होगा 2 sin c माइनस d बाई 2 और sin c प्लस d बाई 2। अभी 2 तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बच्चों न्यूमरेटर में लिखा है sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन 2, और यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा है। और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है बच्चों वो होता है माइनस साइन थीटा के तुल्य, इक्वल, बराबर, उसके समान। सो ये दोनों भी आपस में पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आएगा -1। ये -1 आएगा तो y माइनस बी साइन थीटा 1 इज इक्वस टू कितना, इज इक्वस टू आएगा माइनस आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्यों माइनस आएगा बच्चों, क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, जबकि वहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और यहाँ माइनस बी अपॉन ए, और ये आपको जो मिल रहा है बच्चों वो क्या मिल रहा है, कॉस अपॉन साइन। आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और यहाँ पर, या एक काम करते हैं इसी स्टेप में, चलिए अब इतना लिख ही लिया है तो आगे भी लिख ही देता हूँ मैं। यहाँ पर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इंटू क्या, x माइनस ए कॉस थीटा 1, यही कुछ आएगा। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा भाई, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या पिक्चर नज़र आएगी, ये इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 होल अपॉन 2, ये है माइनस ए बी साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। भाई यहाँ ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस ए बी, ये, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, माइनस बी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इंटू एक्स, ये आएगा। और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, बी इंटू ए और इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और इनटू में क्या, कॉस थीटा 1। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आपने इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पिक्चर आई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पिक्चर आई। और राइट हैंड साइड पर क्या, राइट हैंड साइड पर माइनस बी इंटू दिस का ये हो जाएगा बच्चों, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वेल एंड गुड, एंड देयर आफ्टर व्हाट आई कैन डू, उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए एक काम करते हैं, ये जो माइनस वाला टर्म है इसे LHS पर ले आते हैं, और ये जो माइनस वाला टर्म है उसे RHS पर लेकर चले जाते हैं साहब। पहले ये जो भी कुछ लिखा था वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप जो माइनस वाला लिखा है बच्चों उसे यहाँ पर ले आइए, तो ये हो जाएगा bx इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 होल अपॉन 2, यही है। और साथ में बच्चों क्या, ए वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 होल अपॉन 2, बहुत अच्छी बात है। और इज इक्वस टू क्या बच्चों, इज इक्वस टू आपके पास में जो है ए बी इधर भी है, यहाँ पर भी ए बी है और वहाँ पर भी ए बी है, वो बी ए लिखा है, एज सच एक ही बात है। तो ए बी को कॉमन निकाल दीजिए और एक ही स्टेप में
आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 प्लस क्या साथ में बच्चों कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। ये लीजिए साहब। अब आपके पास में जो LHS पर लिखा है उसमें मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, और राइट हैंड साइड पर जो लिखा है, या एक काम करते हैं छेड़खानी कर ही देते हैं, हम एक काम करते हैं, हम दोनों साइड AB से डिवाइड कर देते हैं। जो इक्वेशन आपके पास में है उसे AB से डिवाइड कीजिए। AB से डिवाइड करेंगे तो BX अपॉन AB इंटू क्या कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और ये क्या AY अपॉन AB इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पर बच्चों आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो जिसे आप बड़े बुजुर्गों के हिसाब से बोलते हो कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। भाई अगर मैं थीटा 1 को A सपोज कर लेता हूँ और थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 को B सपोज कर लेता हूँ, तो कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B की वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी कॉस A माइनस B, और B का काम कौन कर रहा है बच्चों थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, कॉस A माइनस बी, यही कुछ होगा कॉस A माइनस बी। एंड देयर आफ्टर बच्चों अब A से यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, और बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी बच्चों कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 होल अपॉन 2 प्लस y अपॉन b इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। ये कुछ आया, और इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर आराम से आप हल करके देख लीजिए, फाइनली आपके पास में ये आ रहा है बच्चों। सो ये जो है साहब इट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग these 2 points whose eccentric angles are theta 1 and theta 2 respectively। भैया दो बिंदु जिनके निर्देशांक जिनके जो पैरामेट्रिक एंगल्स जो हैं वो क्या हैं थीटा 1 और थीटा 2, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन ये होगी। आप इसे कंठस्थ रखिए, याद रखिए, स्मरण रखिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। भैया यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये लीजिए। पूरा काम कर देता हूँ भैया, मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ, जब लिखता हूँ तो पूरा लिखता हूँ, नहीं तो फिर 2 थीटा 1 में से थीटा 1 गया तो थीटा 1 बचेगा और माइनस थीटा 2 बचेगा बच्चों। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दिस एंड दिस, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड रिलेशन अमॉन्ग थीटा 1 थीटा 2 D एंड A, फाइंड रिलेशन अमॉन्ग थीटा 1 थीटा 2 D एंड A इफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स passes at distance D from origin, passes x axis at distance D units from origin। फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों, आपसे क्या बोला है, एक आपको थीटा 1 थीटा 2 D और A में रिलेशन बताना है, जबकि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड x एक्सिस पर ओरिजिन से D डिस्टेंस पर पास होती है। देखिए अभी ये आपके पास में है साहब ओरिजिन, अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर पास होती है, D डिस्टेंस पर। ये जो डिस्टेंस है साहब, ये डिस्टेंस कितनी है D, तो उस बेसिस पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे D, 0। भाई इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर पास हो रही है, D डिस्टेंस पर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, D, 0 हो जाएंगे। सो साहब कुल मिलाकर यूं हो गया कि ये जो कॉर्ड है वो कहां से पास हो रही है, D, 0 से। तो D, 0 से पास हो रही है, तो ये चलिए सेटिस्फाई कराइए, ये लीजिए और ये लीजिए, ये तो 0 हो गया, y 0 हो गया, मतलब पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो गया। और इज इक्वल टू क्या, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, ये आपके पास आ गया। और फिर आप क्या करेंगे बच्चों, एज सच आपके पास में रिलेशन इससे आ चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कुछ और फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या, मैं अभी आपको करके बताता हूँ बच्चों। थीटा 1 थीटा 2 D और A में रिलेशन पूछा था, वो रिलेशन ये आ गया, ये रिलेशन आ चुका है। बट इफ़ आई वांट टू मूव फर्दर मोर, कुछ मैं और फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो चलिए कर लेते हैं भाई, ये D अपॉन A। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया है, आप इसमें कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाइए। क्या लगाएंगे आप लोग, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, यानी कि योगांतरानुपात।
तो कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे बच्चों डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए, ये लगा देते हैं। और यहाँ पर बच्चों कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टू, तो लिखा था, ये तो लिखा था, आपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाकर जोड़ दिया, और यही काम आप यहाँ पर करेंगे। आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लीजिए बच्चों डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए, और ये आप जाके जोड़ देंगे और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। भाई आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा, डायग्राम को देखकर समझ में आ ही चुका होगा एटलीस्ट कि अरे यार ये जो है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो ऐसा नहीं, कई लोग ये समझेंगे कि यार वो जो कॉर्ड है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है। सम पीपल में गेट कंफ्यूज आ रहा है, सर मैंने तो ये सोचा था कि ये जो कॉर्ड है वो ओरिजिन से डिस्टेंस डी पर है, मैं तो फंस गया सर, ये हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। तो वो जो हो गया सो हो गया, पर मैंने ये कहा था कि इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस डी फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आप प्रश्नों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। चलिए साहब, अब जो है यहाँ पर उस बेसिस पर जो है ये कुछ पिक्चर बनेगी बच्चों। अच्छा, अब आपने कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दिया, योगांशानुपात लगा दिया, तो डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए। और अब राइट हैंड साइड पर बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस थीटा 2 से प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 2 कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली आपको ये मिलेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, तो ये आएगा। और फिर आप माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिए बच्चों, वो मैं इतना नहीं करूंगा, डायरेक्टली थोड़ा सा जा रहा हूं मैं। और cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी अगर आप देखेंगे तो वो होती है 2 sin c माइनस डी बाई 2। तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा थीटा 2 बाई 2, और ये क्या मिलेगा बच्चों, फिर साइन लेंगे साथ में प्लस वाला, तो वो ये मिलेगा। आप चेक कर लीजिए बच्चों, आपने क्या करा है यहाँ पर, यू हैव डन नथिंग बट ओनली वन trigonometric identity I have utilized over here by cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2, so minus theta 2 से plus theta 2 कैंसल, और ये दोनों का ये आएगा। और फिर cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो माइनस थीटा 2 बाई 2 आएगा एक्चुअली, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। और यहाँ cos थीटा 1 cos c माइनस cos d, तो वो होगा 2 sin c d माइनस c बाई 2 sin c प्लस d बाई 2। अभी 2 हो जाएंगे, और ये आएगा बच्चों d प्लस ए अपॉन डी माइनस ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों का रेशो ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉटजेंट थीटा 1 बाई 2 और ये कॉटजेंट थीटा 2 बाई 2। होप आपको ये बात समझ में आई है। छोटा सा काम था ये, आप इसका इन्वर्स ले लेंगे तो टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ भी इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ किसी के जहन में ये आया होगा कि सर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से डिस्टेंस डी पे कट कर रही है। सर आपकी बात एक नंबर समझ में आई, सर ये भी तो पिक्चर पॉसिबल है। बोले कौन सी? सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पॉइंट पी कहीं यहाँ हो और पॉइंट क्यू यहाँ हो, और यहाँ पर ये रहा पी और ये रहा क्यू, और आप बोल रहे हो कि ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो ओरिजिन से डिस्टेंस डी पे कट कर रही है। तो सर ऐसी कोई पिक्चर आ जाए, देखिए सर ये भी तो ओरिजिन से डिस्टेंस पर है, तो इस केस में सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डी कॉमा 0 नहीं सर माइनस डी कॉमा 0 होंगे। यस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों वो डी कॉमा 0 नहीं माइनस डी कॉमा 0 होंगे, तो बिल्कुल होंगे। एक बार आपको डी लेना चाहिए और एक बार आपको माइनस डी लेना चाहिए, तो आप प्लस माइनस ऑब्वियसली यहाँ पर भी प्लस माइनस लेंगे, प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस। भाई यहाँ अगर न्यूमरेटर में प्लस डी लिया तो डिनोमिनेटर में भी प्लस डी, ऐसा नहीं कि आप इसके चार जो है वो इसके 4 तरीके बना दें कि प्लस के साथ माइनस, फिर माइनस के साथ में प्लस, प्लस के साथ में प्लस, माइनस के साथ में माइनस। ना, अगर न्यूमरेटर में प्लस डी तो डिनोमिनेटर में प्लस डी, डिनोमिनेटर में माइनस डी तो न्यूमरेटर में भी माइनस डी। क्यों भाई? या तो पॉइंट डी कॉमा 0 होगा या माइनस डी कॉमा 0 होगा, सो या तो प्लस डी होगा या माइनस डी होगा ऑब्वियसली, इसीलिए। सो इसमें एक्चुअली एक बार डी प्लस है और एक बार डी माइनस है, एक बार मतलब न्यूमरेटर में डी प्लस है और डिनोमिनेटर में डी माइनस है, और एक बार न्यूमरेटर में माइनस डी प्लस है और डिनोमिनेटर में
माइनस डी माइनस है, तो इसलिए आपके पास में दो केसेस पॉसिबल होंगे। बच्चों ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लगे हाथों एक छोटा सा काम और करिए कि आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब वही P और Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, अगर P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन है फोकल कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड, तो उसकी कंडीशन बताइए। जैसे पैरा बोला मैं आपको, ध्यान हो फोकल कॉर्ड की कंडीशन क्या थी, T1 T2 इज इक्वल टू -1। ढेरों बार उसकी जरूरत पड़ती थी, वैसे ढेर बार इसकी भी शायद जरूरत पड़ जाए, तो लिखिएगा साहब रिलेशन बताइएगा θ1 θ2 और पैरा और एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी में। एक्सेंट्रिसिटी आपको गिवन है E, एक्सेंट्रिसिटी आपको गिवन है E, सो आप θ1 θ2 और E में रिलेशन बताइए जबकि P और Q को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो। वीडियो को रोकिए और करिए। अब क्या होगा बच्चों, अभी फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड है मतलब वो कहाँ से पास हो रही है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो फोकस से पास हो रही है, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं AE, 0। भाई इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो फोकल कॉर्ड है, और फोकल कॉर्ड है तो वो AE, 0 से पास होगी। सो AE, 0, भाई वो फोकल कॉर्ड विल पास थ्रू, फोकल कॉर्ड इज द कॉर्ड विच पासेस टू फोकस। सिंपल, साधारण, सच्ची सी बात है। अब आपने यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, E, ये E आ जाएगा। भाई A से A तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर आपके पास में आ गया E, और फिर आप यहाँ पर अगर भाई ये E है या फिर E/1 है, तो यहाँ पर आप वही काम करिए कि आप न्यूमरेटर में जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में माइनस कर दीजिए। भाई न्यूमरेटर में जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड तो वैसी की वैसी बनेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में E+1/E-1। क्या मैं सही जा रहा हूँ? बिल्कुल सही जा रहा हूँ। भाई न्यूमरेटर में मैंने डिनोमिनेटर को जाके प्लस कर दिया, और यहाँ पर ये, तो यहाँ आपको जो है क्या पिक्चर मिल जाएगी भाई, E+1/E-1, E+1/E-1 इज इक्वल्स टू कॉर्जेंट। मैं इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अमूमन आपको जो मिलेगा बच्चों वो टेंजेंट में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो टेंजेंट ऑफ θ1/2 टेंजेंट ऑफ θ2/2, आप ऐसे पलटा मार दीजिए, ऐसा पलटा मार देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, E-1/E+1, यही कुछ मिलेगा। विल आई गेट समथिंग लाइक दिस, लेट मी सी। भाई इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो फोकस से पास हो रही है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स है AE, 0। सो AE और Y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। और इधर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को प्लस किया है तो प्लस किया, और इधर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किया है तो माइनस कर दिया, यही आएगा। अच्छा यहाँ पर भी फिर वही बात होगी बच्चों, एक फोकस तो आपके पास में AE, 0 है, और दूसरा फोकस बच्चों -AE, 0 भी है। तो एक सिचुएशन ये बनेगी और एक सिचुएशन ये भी बनेगी कि आप E को -E लिखें। सो E को अगर मैं -E लिखता हूं तो ये -E-1/-E+1 ये भी लिख सकते हैं। तो आपके पास में ये दो रिलेशंस आएंगे बच्चों। सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिएगा। भाई जो यहाँ पर है एक फोकस, यहाँ पर कितने फोकस है, यहाँ पर दो फोकस, और दो फोकस होने के कारण जो है एक बार AE, 0, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बच्चों -AE, 0 से पास हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पर उससे पहले आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बच्चों हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम गिवन है, इफ लाइन joining, if this line LX plus MY plus N equals to 0, if this line intersects ellipse at two positions whose eccentric angles are again मैं वापस से बोल रहा हूँ, if this line intersects ellipse at two different positions whose eccentric angles are θ1 and θ2 such that difference of θ1 and θ2 is 90 degree, such that difference of θ1 and θ2 is 90 degree, then find the relation. I repeat the question, if this line is intersecting ellipse at two different points whose eccentric angles are differed
फ्रॉम ईच अदर बाय 90 डिग्री देन फाइंड द डिजायर्ड रिलेशन। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए साहब, आपको मैं प्रश्न बताता हूँ क्या है यहाँ पर। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास में एलिप्स है, भाई ये क्या है आपके पास में एलिप्स है और इस एलिप्स ने को इस लाइन ने कट किया। लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 दे रखी है, और इस लाइन ने एलिप्स को 2 पॉइंट्स पे कट किया। इस लाइन ने एलिप्स को 2 पॉइंट्स पे कट किया और कट ऐसे करा कि इन दोनों के एक्सेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस 90 डिग्री है। तो इसका मतलब यह है कि θ1 माइनस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री है। भाई दोनों में से जो बड़ा होगा, सीधी सीधी बात है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यू कैन से θ2 माइनस θ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, आइदर ऑफ दीज टू। तो ये आपके पास में आया। अब मैंने θ1 माइनस θ2 बराबर 90 डिग्री ले लिया, तो θ1 बराबर θ2 प्लस 90 डिग्री हो गया। अब आप जो है इस तरह से अगर देखें तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, भाई एक आपने θ1 लिया, दूसरा θ2 लिया, जबकि रिलेशन ये, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, और उस बेसिस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन ए कॉस θ1 की जगह मैं लिख सकता हूँ θ2 प्लस 90 डिग्री, θ2 प्लस 90 डिग्री प्लस θ2, यही कुछ आएगा अपॉन 2, और प्लस y अपॉन बी साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ2 अपॉन 2, और इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू कॉस θ1 माइनस θ2 की वैल्यू तो सीधे सीधे 90 डिग्री हो गई अपॉन 2। कुछ यही पिक्चर आएगी। सिंपल है भाई। आपने जो है आपको ये गिवन है कि दोनों के एक्सेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस 90 डिग्री है, मतलब θ1 माइनस θ2 90 है या फिर θ2 माइनस θ1 90, दोनों में से कोई एक। तो आपने इसको मान लिया, उस बेसिस पर कॉर्ड की इक्वेशन ये हो गई, उस बेसिस पर कॉर्ड की इक्वेशन ये हो गई। अब ओ θ1 को लिखा है, θ1 को क्या लिखा है, θ2 प्लस 90 डिग्री। वो स्पेलिंग मिस्टेक करने का तो मैं आदी हूँ बच्चों, बचपन से। अब यहाँ आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो θ2 प्लस 45 डिग्री आएगा, यही आएगा, और प्लस यहाँ पर ऐसे ही y अपॉन बी और साइन θ2 प्लस 45 डिग्री आएगा, और माइनस ये आ जाएगा 1/√2। तो आपके पास में ये आ गया, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन ये आ गई, क्योंकि cos 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, जिसे LHS पे ले आए। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन ये आ गई, जबकि वो बोल रहे हैं कि इस एलिप्स को इस लाइन ने कट किया है। प्रश्न बनाने वाला बोल रहा है कि इस एलिप्स को इस लाइन ने कट किया है, और आप बोल रहे हो कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये है। सो फाइनली ये दोनों जो इक्वेशंस होंगी बच्चों, ये दोनों जो इक्वेशंस होंगी वो तो सेम होंगी। भाई आप बोल रहे हो कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन ये है, और वो बोल रहे हैं कि इस एलिप्स को इस लाइन ने कट किया है, जबकि θ1 θ2 में ये रिलेशन है, और उसी रिलेशन को लेकर आपने लाइन बनाई है, मतलब अल्टीमेटली ये लाइन वही हो गई जो ये है। सो जब दो लाइन सेम है, भाई इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये भी है। क्यों? क्योंकि यही लाइन तो ऐसे रिलेशन के अकॉर्डिंगली कट कर रही है। तो आप दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए बच्चों। यहाँ x का कोफिशिएंट यदि आप देखें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है cos θ2 प्लस 45 डिग्री। एक काम करते हैं, θ2 प्लस 45 डिग्री को हम लोग फाई मान लेते हैं, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। इसे फाई मान लिया। सो ये हो गया cos फाई अपॉन ए। भाई इधर x का कोफिशिएंट cos फाई अपॉन ए है, और यहाँ x का कोफिशिएंट l है, और ठीक इसी तरह से यहाँ y का कोफिशिएंट देखें तो वो है साइन फाई अपॉन बी, और यहाँ पर है m। भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पर है cos फाई अपॉन ए, और उधर है बच्चों l। इधर y का कोफिशिएंट क्या है, साइन फाई अपॉन बी, और इधर है m, और इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ -1/√2 है, और यहाँ पर n है। भाई कांस्टेंट टर्म की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो यहाँ -1/√2 है और यहाँ पर n है। तो कंपेयर कर लिया और इस तरीके से
आपको क्या मिला बच्चों, cos फाई अपॉन ए एल इज इक्वल टू -1/√2n, और इसी तरह से साइन फाई अपॉन बी एम इज इक्वल टू -1/√2n। यही कुछ आएगा बच्चों। cos फाई अपॉन ए एल आपने एक बार इन दोनों को इक्वल कर दिया, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दिया। cos फाई अपॉन ए एल इज इक्वल टू आएगा ये, और साइन फाई अपॉन बी एम इज इक्वल टू आएगा ये। अभी क्या कंडीशन है बच्चों कि ये दोनों लाइंस, एक मिनट सॉरी, आपके पास में भाई थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, एक बात तो आपको पता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और वही लॉजिक मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और cos फाई की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -AL अपॉन √2n है, बिल्कुल है। और इसी तरह से अगर मैं साइन फाई की वैल्यू बोलूँ तो वो है कितनी, -BM अपॉन √2n। cos फाई की वैल्यू ये है और साइन फाई की वैल्यू ये है, और इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 1 है। ये AL अपॉन √2n इसका स्क्वायर, और साइन फाई मतलब -BM अपॉन √2n का भी स्क्वायर है, और इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 1। अब आप स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा a स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर M स्क्वायर। बाई चांस एक अच्छी बात है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो ये रिलेशन आ जाएगा बच्चों। होप मैंने सारा काम सही किया है। अगर कहीं कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो उस त्रुटि सुधार आपको करना है, नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रॉब्लम और करते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन एलिप्स हुज पैरामेट्रिक एंगल्स आर, या एक्सेंट्रिक एंगल्स आर θ1, θ2 एंड θ3। There are 3 points on ellipse whose eccentric angles are θ1, θ2 and θ3. Find area of that triangle. उस ट्राइंगल का एरिया बताइए। वीडियो को रोक कर करिए बच्चों। यहाँ पर आपको जो है एरिया बताना है, तो बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों। क्या करें भाई, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको उस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो ये लीजिए, ये रहा वो एलिप्स भाई, ये रहा पहला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a cos θ1 b sin θ1। ये मैंने a मान लिया। ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने, जिसका पैरामीटर मैंने θ2 मान लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। और ऐसे ही तीसरा पॉइंट c, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने कुछ ये ले लिए, ये आपके पास आए। पहले पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स ये, दूसरे ये, तीसरे ये है। अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए क्या करते हैं आप लोग भाई, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला लगा दीजिए। सिंपल सी बात है, ये इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, मॉडुलस 1/2। आप लिखेंगे x1 y1 1, और फिर x2 y2 1, और फिर x3 y3 1। ये आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद में हम चाहें तो यहां पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाकर भी हम काम कर सकते हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाकर काम करेंगे, मेरे ख्याल से वो काम जल्दी हो जाएगा। पर अगर वैसा नहीं भी करते तब भी काम होगा। अब वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, वो जिन्होंने डिटरमिनेंट पढ़ा वो तो समझ आएंगे कि अरे यार ये 1 1 है तो इन 1 1 को 0 0 कर दे, क्या लॉजिक अपनाते हैं वो पता है। लेकिन जिन किन्हीं ने वो नहीं पढ़ा उनको समस्या आएगी, इसलिए मैं वो नहीं करता। यहाँ तो हम सिंपल सा काम बच्चों, इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम देखें तो वो 1/2 अपनी जगह पर है साहब। और फिर आप 1/2 को तो अपनी जगह पर रखिए, और बाकी आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और a cos θ1, और फिर आप यहाँ पर b sin θ2 माइनस b sin θ3, और फिर आप लिखिए -b sin θ1 माइनस b sin θ1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a cos θ2 माइनस a cos θ3, और प्लस फिर आप लिखेंगे 1, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों ab cos θ2 sin θ3 माइनस ab और cos θ3
साइन थीटा टू। भाई आप डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सॉल्व करना, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि पूरा का पूरा मॉडुलस के अंदर रखना है। भाई 1/2 आपने लिखा पहले a cos थीटा 1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, वही लिख लिया मैंने, वही लिखेला बाबा। ऐसे यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, और +1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। एंड देयर आफ्टर यहाँ पर देखिए a, इन दोनों में से b कॉमन आएगा, इधर भी दोनों में से a कॉमन आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से b कॉमन निकाला, यहाँ a है, पूरा b भी आ गया, वैसे यहाँ पर b है, यहाँ पर a आ गया, और यहाँ से पूरा a b। कुल मिलाकर फाइनली आप देखेंगे कि 1 ये मॉडुलस था 1/2, पूरे में से a b कॉमन आ रहा है, पूरे में से a b कॉमन आ रहा है। और फिर ये यहाँ पर जो है आप ये a cos थीटा 1 है, ए तो चला ही गया, चलिए ए तो चला गया बच्चों, लेकिन अभी बचा है यहाँ पर क्या, cos थीटा 1, cos थीटा 1। और यहाँ sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 3 की आइडेंटिटी अगर मैं लगाता हूँ तो वो क्या होगी, वो होगी साहब 2 sin थीटा 2 माइनस थीटा 3 अपॉन 2 और cos थीटा 2 प्लस थीटा 3 अपॉन 2। ये आ गया, बिल्कुल आ गया। और फिर यहाँ पर माइनस sin थीटा 1, और ये cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो 2 sin यहाँ पर थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, और साथ में sin थीटा 2 प्लस थीटा 3 अपॉन 2, और प्लस अभी यहाँ पर बच्चों sin a cos b माइनस cos a sin b की आइडेंटिटी होती है sin a माइनस b, ये लीजिए, और यहाँ पूरी ब्रैकेट क्लोज, और ये मॉडुलस भी क्लोज। भाई थोड़ा सा टेढ़ा लिखता होता हूँ मैं, ये तो आपको पता है। यहाँ पर आपने इसको एज इट इज लिखा, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगाई, 2 sin c माइनस d/2 cos c प्लस d/2, यहाँ पर मैंने एज इट इज रखा। और cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 sin c माइनस d/2 sin c प्लस d/2, और वही काम यहाँ पर भी। अच्छा, अब कुछ कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा बच्चों, बताता हूँ। पहले तो आप जो ये लिखा है भाई यहाँ मॉडुलस क्लोज्ड ए बी अपॉन 2, आप क्या कॉमन निकालिए, मैं बताता हूँ आपको। आप इस एक्सप्रेशन को कॉमन निकालिए, ये साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3/2, और वही यहाँ पर भी लिखिए, यहाँ थीटा 3 माइनस थीटा 2/2 है, तो उसको माइनस कर दीजिए तो वही बन जाएगा। इसे माइनस कर देंगे तो यही बन जाएगा जो वहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इससे मैं लिख सकता हूँ, इससे क्या लिख सकता हूँ मैं लिख के बताता हूँ। इससे मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 और cos थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। भाई sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो आपने क्या कॉमन निकाला, इसमें से आप कॉमन निकाल दीजिए sin थीटा 2 माइनस थीटा 3 अपॉन 2, निकाल दिया। बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास में बचेगा, 1 मिनट, और 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा, और जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो 2 वहाँ पर भी आएगा, तो 2 पूरा कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। ये 2 पूरा कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब थोड़ा तो मुझे डायरेक्ट चलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, बस माइनस है, और वैसा ही कुछ यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर भी उसका एब्सोल्युटली माइनस है। और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर कॉमन निकाल के वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और फिर आप जब बाकी देखेंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस थीटा 3 अपॉन 2, और ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3 अपॉन 2, और यहाँ मिलेगा बच्चों -2 cos थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। वो 2 तो गया, 2 तो कैंसिल हो चुका है, वो तो 2 तो बाहर आ चुका है बच्चों, और ये मॉडुलस क्लोज ये आ गया आपके पास। एंड देयर आफ्टर पिछला सम बच्चों में मिटा रहा हूँ, और अभी क्या होगा, यहाँ पर cos c माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b की आइडेंटिटी लगा दीजिए। वो क्या होती है भाई, ये ए बी है, साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3 अपॉन 2 है,
और यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये cos a प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी। cos a प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी तो ये आ जाएगा cos cos a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई बच्चों, और माइनस आपके पास में cos थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, यही कुछ बनेगा आपके पास। भाई आप चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो यही बन रहा है बच्चों। और फिर आप भाई cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही आएगा। और फिर यहाँ पर वापस से cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाएंगे, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाएंगे। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस थीटा 2 से माइनस थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन थीटा 3 बचेगा। और आप इसको वापस से इन दोनों की आइडेंटिटी लगाइए, आपको फाइनली बच्चों मिलेगा 2 साइन 2ab साइन, चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए भैया, बशर्ते मैंने कहीं कोई किसी स्टेप में गलती ना करी हो। आपको ऐसा मिलेगा बच्चों, साइक्लिक ऑर्डर में लिख देंगे आप उसको, ऐसा मिल जाएगा आपको ये। भाई एक बार आप इन तीनों को यहाँ पर आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आपको यही कुछ मिलने वाला है। और वो कैसे मिलेगा, जब आप इन दोनों की आइडेंटिटी लगाएंगे, बशर्ते मैंने पहले कहीं कोई गलती ना करी हो। मैंने कहीं कोई गलती नहीं करी होगी तो फिर तो तयशुदा बात है भैया, ऐसा ही कुछ मिलना है आपको, क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी होता है, जिसे अगली स्टेप में आपने ये लिखा। और इन तीनों में से 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3/2 कॉमन आ गया। एक मिनट यस, जब मैंने इसको कॉमन निकाला था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो मेरा झंझट थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और वहाँ पर तो भाई ये प्लस हो गया ना, क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस वाले को कॉमन निकाला और यहाँ से भी मैंने माइनस वाले को कॉमन निकाला, इसलिए ये आ गया। अब आप इन दोनों में लगा कर देख लीजिए बच्चों, जब आप cos c प्लस cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक बार थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अपॉन 2, और प्लस साथ में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपके पास में ये cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी होगी। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं इसे लिख देता हूँ एक बार, 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3 अपॉन 2 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 और होल अपॉन 2 करेंगे। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, और इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 ही आएगा, और वही लिखा है मैंने। और फिर जब इसमें से माइनस करेंगे तब भी ये हो जाएगा। मैं इसे मिटा दूं या चलिए यहाँ मिटा देता हूँ। ये आप माइनस करेंगे तो आप जब माइनस करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3 अपॉन 2 माइनस थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, और इस बार ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो वो थीटा 1 माइनस थीटा 3 अपॉन 2 आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या करा है। बड़ा सिंपल सा काम है, आपने यहाँ cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाई, मैंने डायरेक्ट आंसर ये लिख दिया है। अदरवाइज cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन 2 साइन c माइनस c प्लस d/2, साइन c प्लस d/2, और ऐसे ही साइन d माइनस c/2, साइन d माइनस c/2। तो ये वाला तो प्लस करेंगे लेकिन ये वाला माइनस करेंगे, और एक्चुअली आपको कुछ थीटा 3 माइनस थीटा 1 मिलेगा, थीटा 3 माइनस थीटा 1 होल अपॉन 2, क्योंकि बाकी तो सब कैंसिल हो जाएंगे लेकिन यही आएगा और वही मैंने लिखा है। और अगर कहीं बीच में माइनस आ भी जाए तो उसका झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअली मॉडुलस लिया, और मॉडुलस लिया है तो आप उसको प्लस भी करके लिख सकते हो। तो ये है ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस दे रखे थे, आपको एरिया फाइंड आउट करना था बच्चों। आपने फार्मूला लगाया, सिंपल मैंने डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपांड करते हैं वैसे ही एक्सपांड किया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैंने कहीं कुछ माइनस प्लस की गलती करी भी हो, फाइनल आंसर मैंने सही लिखा है। और ज़्यादा प्रिसाइज मैं बोलूँ तो ये मॉडुलस में होना चाहिए, और मॉडल बीच में कहीं अगर नेगेटिव वेगेटिव आ भी जाए तो उसका झंझट नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव का भी मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होता है।